ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की जो वीडियो है इसमें आई विल बी लुकिंग इनटू दिस एग्जाम पेपर। दिस इज रेलेवेंट टू जून 2023 वेरिएंट 1-2 और ये एएस इकोनॉमिक्स का पेपर है 2023 का, जून 23 का। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नीडेड फर्स्ट इन ऑर्डर टू सेट अप अ न्यू बिजनेस। देखिए, जब भी आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, जो सबसे पहली चीज आपके अंदर होनी चाहिए, दैट मस्ट बी द रिस्क टेकिंग एबिलिटी। सो एंटरप्राइज इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड। लाइक कैपिटल आपको बाद में रिक्वायर्ड होता है, जब आप डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, रिस्क लेने के लिए विलिंग हो जाते हैं, और उसके बाद ही आप लेबर हायर करते हैं, लैंड परचेज करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव लाइक the risk taking ability to initiate a new business. So जो सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जरूरी, that is enterprise. Now moving to the next question, question number 2. Assuming that nothing else changes, which change in an economy's labor market will cause the production possibility curve to shift to the left? देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपके पास कुछ इस तरह का होता है। ये लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होगा? जब आपके पास क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। सो ऑप्शन ए की तरफ अगर हम आए, इंक्रीज इन वर्कर्स इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मीन मोर पीपल आर कमिंग इन इनटू द कंट्री। जब लोग ज्यादा कंट्री में आ रहे होंगे तो डेफिनेटली जो इकोनॉमी के अंदर लेबर फोर्स है वो इंक्रीज करेगी। जब लेबर फोर्स हमारे पास इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली पीपीसी राइट को शिफ्ट होता है, ना कि लेफ्ट को। सो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से पीपीसी राइट को जाना चाहिए, लेफ्ट को नहीं। सेकेंड ऑप्शन इज एन इंक्रीज इन रिटायरमेंट एज। रिटायरमेंट एज जब आप बढ़ाते हैं तो इट मीन्स कि लेबर फोर्स अगेन आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जैसे सपोज करें ऑलरेडी 60 ईयर्स रिटायरमेंट एज थी, गवर्नमेंट अब 65 ईयर्स कर ले, तो इट मीन्स कि जो जो वर्कर 60 ईयर में रिटायर हो जाते थे, वो भी अब 5 साल और काम करते रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि अब ये लोग भी लेबर फोर्स का पार्ट रहेंगे फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, और लोग भी ऐड ऑन होते रहेंगे, तो ओवरऑल लेबर फोर्स बढ़ेगी रिटायरमेंट एज बढ़ने की वजह से। तो लेबर फोर्स बढ़ने से पीपीसी हमारा राइट को जाना चाहिए, लेफ्ट को। सो इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट है कि पीपीसी लेफ्ट को जाना चाहिए। ऑप्शन सी इज एन इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। देखें, अगर लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़े तो इट मीन लेबर और ज़्यादा एफिशिएंट होगी है और प्रोडक्टिव होगी है, लेस टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, तो एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़नी चाहिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़े तो पीपीसी अगेन राइट को जाता है। सो ये भी ऑप्शन हम क्रॉस कर देते हैं, बिकॉज वी नीड एन ऑप्शन दैट विल शिफ्ट पीपीसी टू द लेफ्ट। अब आपके पास आखिरी ऑप्शन रह जाती है, डेफिनेटली वही आंसर होगा, लेकिन इसकी लॉजिक क्या है? एन इंक्रीज इन स्कूल लिविंग एज। स्कूल लिविंग एज का मतलब है कि ग्रेजुएशन पीरियड कितना है। लाइक अगर ऑलरेडी लोग 25 ईयर्स तक स्कूलिंग करते रहते हैं अपनी, अब गवर्नमेंट इसको रिड्यूस करके 20 ईयर्स पे ले आए, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जल्दी से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके लेबर फोर्स का पार्ट बनेंगे, और जब लेबर फोर्स का पार्ट बनेंगे तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं और पीपीसी को राइट फुट शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन अगर इसी स्कूल लिविंग एज को इंक्रीज कर दें, तो इट मीन्स के आपके पास 25 ईयर्स में पहले लोग कंप्लीट करते थे एजुकेशन, अब गवर्नमेंट कहती है नहीं, 30 ईयर्स तक लोग पढ़ते हैं। या करिकुलम इस तरह का डिजाइन कर देते हैं कि लोग 30 ईयर्स में जाके कंप्लीट करते हैं, तो इट मीन्स कि फर्दर 5 ईयर्स तक ये लोग काम काम पे नहीं आ सकेंगे, जॉब्स पे नहीं आ सकेंगे, ये लेबर फोर्स का पार्ट नहीं बनेंगे, और ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो जब ये लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ओवरऑल कम हो जाएंगी और पीपीसी हमारा इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। स्कीम वही कि आप स्टॉप करें, वीडियो को देखें कि क्या लॉजिक है, आप आंसर उसका फिगर आउट करें, देन स्टार्ट द वीडियो एंड लिसन टू द लॉजिक जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन इज कि व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज द मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। लाइक गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, सारी ऑप्शंस मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर होगी,
लेकिन कोई एक ऑप्शन है जो मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर या कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा. सो ऑप्शन ए इज द गवर्नमेंट हैज नो रोल इन प्राइस सेटिंग. देखिए भाई, मिक्स्ड इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट का रोल होता है ना, तो ये फीचर मिक्स्ड इकोनॉमी का नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा. लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं. द गवर्नमेंट मैनेजेस टैक्सेशन राइट्स. The government prevents firms from earning excessive profits. The government provides services not provided by the private sector. तो ये बाकी जितने भी फीचर्स हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स का पार्ट होते हैं. ऑप्शन ए जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर नहीं है. ऑप्शन ए सेज कि नो रोल ऑफ गवर्नमेंट फॉर प्राइस सेटिंग. तो प्राइस सेटिंग में गवर्नमेंट का रोल होता है मिक्स्ड इकोनॉमी. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Then is question number 4. What is not likely to result from the use of division of labor? डिवीजन ऑफ लेबर बेसिकली स्पेशलाइजेशन की वजह से होती है. जब लोग स्पेशलाइज्ड हों तो वो किसी एक काम पे फोकस करते हैं, हर काम में वो इन्वॉल्व नहीं होते. तो अब आपको बताना है कि डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से कौन सी चीजें जो नहीं होगी इन ऑप्शंस में से. मेन के तीन ऐसी चीजें होंगी जो होंगी और एक चीज होगी जो नहीं होगी, तो वो आपको फाइंड आउट करनी है. सो नॉट का वर्ड जो है ना, एग्जामिनर अक्सर बोल्ड भी कर देता है इसको, लेकिन सम फिर भी बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं. तो कीप इन माइंड, दिस इज द थिंग यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट. ओके. सो ऑप्शन इज डिक्रीज इन एवरेज कॉस्ट. तो डिवीजन ऑफ लेबर का ये तो रिजल्ट निकलेगा कि जब लेबर को आप स्पेशलाइज्ड लेबर को डिवाइड करते हैं और वो लोग वो काम करते हैं जिसमें वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो उससे एवरेज कॉस्ट तो कम होगी, क्योंकि ये लोग आपकी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, और आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है. तो ये तो डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर होगा भी. सो ऑप्शन ए हम कैंसिल कर देते हैं. ऑप्शन बी की तरफ आ जाते हैं, इंक्रीज इन मोटिवेशन. कई दफा मोटिवेशन लोग लूज कर देते हैं डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर. लाजमी नहीं है कि मोटिवेशन इंक्रीज हो, मोटिवेशन लूज भी कर जाते हैं लोग. क्यों? क्योंकि जब आप रिपीटेडली एक ही काम करते रहते हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन कई दफा नहीं रहती. लोग काम करने के लिए फिर रिलक्टेंट होते हैं, उतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते, क्योंकि बोरिंग हो जाता है काम करना. सो ये ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का, कि डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से मोटिवेशन इंक्रीज हर दफा नहीं होती. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. लेकिन हम अगले ऑप्शंस भी देख लेते हैं. एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी तो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से होगी. सो हमें नॉट ऑप्शन को चूज करना है. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज डेफिनेटली होगी डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर. ये भी ऑप्शन हमने क्रॉस कर दी. एन इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. नहीं, फाइनल प्रोडक्ट भी जब डिवीजन ऑफ लेबर होती है, स्पेशलाइज्ड लोग काम करेंगे, तो क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी. सो हमें ऐसी चीज फाइंड करनी थी जो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से नहीं होगी. तो मोटिवेशन का चांस होता है कि वो इंक्रीज ना हो, क्योंकि लोग बोरिंग हो जाते हैं, मोनोटनेस को कॉज करती है डिवीजन ऑफ लेबर की वजह. प्राइस प्लेज अ नंबर ऑफ फंक्शंस इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. बहुत सारे फंक्शंस होते हैं प्राइस के, जैसे एलोकेटिव मैकेनिज्म, रैशनिंग, इंसेंटिविज्म. ये डिफरेंट लाइक जो फंक्शंस हैं प्राइस के, यूनिट नंबर 2 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इनके बारे में. सो विच स्टेटमेंट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द फंक्शन दैट रिलाइज ऑन कंज्यूमर्स चॉइस. ठीक है. लाइक आगे उसने थोड़ा हिंट दे दिया कि ही इज टॉकिंग अबाउट इंसेंटिविज्म. इंसेंटिविज्म बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो रिसोर्सेज के बेस्ट यूज के लिए गाइड करता है प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को, कि बेस्ट एलोकेशन कहाँ पे होगी. सो ऑप्शन ए इज, अ प्राइस फॉल कैन शो कंज्यूमर दैट अ गुड इज बिकमिंग लेस पॉपुलर. तो ये इंसेंटिविज्म नहीं है, क्योंकि इससे बेस्ट एलोकेशन नहीं होगी. जरूरी नहीं है कि बेस्ट एलोकेशन हो रिसोर्सेज की, या इंसेंटिविज्म का जो फंक्शन है वो यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा. अ फॉल a price fall tends to persuade some producers not to stay in the market. ये बेसिकली सिग्नल करेगा, जो कि इंसेंटिविज्म का फंक्शन प्ले करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने भी बेस्ट यूज करना होता है रिसोर्सेज पर. तो वो ऐसी चीज़ों को पे रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं जो उनके लिए प्रॉफिटेबल हों, जहाँ पे उनको प्राइसेस अच्छे मिले. तो प्राइस यहाँ पे उनको सिग्नल करेगी कि भाई आप प्रोड्यूस ना करें प्रोडक्ट को.
So a price fall tends to persuade some producers not to stay in the market for the good. तो वो उस प्रोडक्ट को नहीं प्रोड्यूस करेंगे जो जहाँ पे प्राइस उनको अच्छी नहीं मिल रही। तो ये लाइक काइंड ऑफ सिग्नल जाता है उसको प्रोड्यूसर को कि यहाँ पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लेकिन अगली ऑप्शंस भी देख लेते हैं। A price rise means consumers cannot afford to buy so much of a good. तो ये लाइक डेफिनेटली ये स्टेटमेंट कोई गलत नहीं है, बट दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ इंसेंटिविज्म. A price rise tends to reduce competitiveness in the market for a good. Price rise से competitiveness कम हो जाती है, like your product is no more cheaper than other competitive products. तो ये बात भी स्टेटमेंट तो ठीक है, बट दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ इंसेंटिविज्म. ये बेस्ट एलोकेशन के लिए कोई गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करे. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. Which pair of products are substitutes both in consumption and production? अच्छा, ये क्वेश्चन काफी लाइक टफ बच्चों को लगा था एग्जाम के दौरान, और काफी कंफ्यूजिंग भी है, नो डाउट. Option A is substitutes are the goods that can basically replace each other, right? So barley and cotton, they are not substitute. Cotton is totally different thing. Barley is totally different thing. Gold and silver, they are substitute, but we will look into that, कि how close substitute they are. So इसको हम टिक लगा लेते हैं क्योंकि possibly ये भी आंसर सही हो सकते हैं. Soap and toothpaste लाइक सोप एंड टूथपेस्ट का भी आपस में कोई लिंक नहीं है, ये भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. लाइक टूथपेस्ट को आप सोप के तौर पे यूज नहीं कर सकते. लाइक सोप हम क्यों यूज करते हैं, लाइक फॉर वॉशिंग हैंड्स या फॉर टेकिंग बाथ, लेकिन टूथपेस्ट को तो हम उस पर्पज के लिए नहीं यूज करते, तो दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट. स्पिनच एंड कैबेज, ये भी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है. अब ऑप्शन बी और डी जो है दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या होगी, वी हैव टू चूज दैट. अब प्रोडक्शन और कंजम्पशन के हवाले से अगर देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर समहाउ कंजम्पशन के लिए तो मे बी एक दूसरे के किसी हद तक ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, अगरचे वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन समहाउ सब्स्टिट्यूट हैं. लेकिन प्रोडक्शन के केस में ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. स्पिनच एंड कैबेज, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों वेजिटेबल्स हैं और एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं आराम से. कंज्यूमर इन दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं. और प्रोडक्शन के हवाले से भी अगर आपको फूड बनाना है, फूड प्रोड्यूस करने, तो यू कैन मेक फूड विद स्पिनच और कैबेज, सो दे कैन रिप्लेस ईच अदर एज वेल. सो दीज टू गुड्स आर वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, बोथ इन केस ऑफ कंजम्पशन. लोग कंजम्पशन के लिए भी दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं या इनमें से एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, और प्रोडक्शन के लिए भी ये एक दूसरे को भी रिप्लेस हो सकते हैं. लेकिन समहाउ गोल्ड एंड सिल्वर उतना ज़्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, और कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों के लिए भी ये एक दूसरे की रिप्लेसमेंट नहीं है. उतनी क्लोज रिप्लेसमेंट नहीं है. डेफिनेटली दे आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, बट नॉट वेरी मच क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. Moving to question number 7, there is a worldwide shortage of oil. The diagram shows the consumption and production of oil in billion tons for selected countries: USA, Japan, Russia, and Britain. ये जो थोड़ा थिक वाली बार है that shows consumption, और थोड़ी थोड़ी लाइटर बार जो है that is production. What can be concluded from the diagram? अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को देखें तो इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन उतनी नहीं है, तो इट मीन्स कि इसको शॉर्टेज फेस करना पड़ेगी क्योंकि इसको रिक्वायर ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन उतनी नहीं है. इफ़ यू लुक इनटू द जापान, तो जापान कंज्यूम तो कर रहा है, प्रोडक्शन इसकी बिल्कुल ही नहीं है, तो यहाँ पे भी शॉर्टेज के चांसेस होंगे. रशिया को देख लें तो रशिया की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, कंजम्पशन बहुत कम है, तो इसका मतलब है इसको शॉर्टेज का कोई खतरा नहीं है क्योंकि दिस इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट बट कंज्यूमिंग लेस है. ब्रिटेन की जितनी प्रोडक्शन है उतनी कंजम्पशन है, नो शॉर्टेज नो सरप्लस. नाउ मूविंग टू द आंसर्स, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डायग्राम. इन ब्रिटेन ऑयल हैज जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, सो ऐसा नहीं है क्योंकि डेफिनेटली जब भी आप कोई काम करते हैं आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो फेस करना पड़ती है.
So this is not correct answer. In Japan, there is self-sufficiency in oil. जापान में देखें तो वो कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो है नहीं. कहाँ से सेल्फ सफिशिएंट हो गए? सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है कि यू आर प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट क्वांटिटी टू मीट ऑल ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स. तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं, वो तो बना रहा ही नहीं टोटली, ये गलत हो गया. इन रशिया देर इज नो शॉर्टेज ऑफ ऑयल. रशिया में देखें तो ये बात ठीक है कि यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं है. वजह क्या है? कि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है. यहाँ तक इतनी प्रोडक्शन है, इतनी ज़्यादा, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 बिलियन टन है. लेकिन कंजम्पशन इनकी काफ़ी कम है, लेस देन 0.2 बिलियन टन है. तो कंज्यूम बहुत कम करें, प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा करें, तो शॉर्टेज का चांस नहीं है यहाँ पे. सो सी आंसर करेक्ट हो सकता है. In the United States, rationing is the only solution to the shortage. Okay, so हमारे पास लाइक यूएसए में शॉर्टेज तो हमें नजर आ रही है कि शॉर्टेज है, लेकिन इस शॉर्टेज का क्या सिर्फ सोल्यूशन रैशनिंग ही है? रैशनिंग का मतलब होता है कि जो लोग अफोर्ड नहीं करते उनको अपना लें. तो क्या यही सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, शॉर्टेज का? तो ऐसा नहीं. इससे शॉर्टेज लाइक खत्म नहीं हो जाएगी. शॉर्टेज विल स्टिल कंटिन्यू टू प्रिवेल इन दिस इन द कंट्री. सो ऑप्शन हम सी को चूज कर लेते हैं. दैट इज द बेस्ट ऑप्शन कि रशिया में किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8. Again, you can stop the video, read the question carefully, and then listen to the logic that I'll be explaining later on. Question number 8 is the cross elasticity of demand between bus travel and rail travel is +2, and a rise in price of bus fare causes the demand for rail travel to rise by 10%. What change in bus fares would have caused this? So you will have to apply the formula of cross elasticity of demand. Cross elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demand of one product divided by percentage change in price of another product. अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड चेंज हो रही है? ठीक है, सो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी तो उसने बता दिया +2 है, क्योंकि प्लस साइन इसलिए आ रहा है बिकॉज दीज टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर. जब प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, जब कॉम्प्लीमेंट्स हो तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है. तो चूंकि बस ट्रेवल और रेल ट्रेवल एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकी +2 पॉजिटिव है. नाउ इट इज सेइंग कि डिमांड फॉर रेल ट्रेवल to rise by 10%. So डिमांड किस चीज़ की चेंज हो रही है? रेल ट्रेवल की चेंज हो रही है. सो प्राइस किस चीज़ की चेंज होनी चाहिए? फेयर किस चीज़ का चेंज होना चाहिए? बस का चेंज होना चाहिए. सो इसके अंदर 10% चेंज आ रहा है रेल ट्रेवल की डिमांड के अंदर. सो वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बस फेयर. अगेन आप यहाँ पे 1 लगा दें, जब इक्वेशन का साइन बीच में हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? +2 percentage into percentage change in price of bus fare is equal to 10 multiply by 1 करेंगे तो 10% ही रहेगा. इस 2 को खत्म करने के लिए इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ जाएगा? लाइक 5% आपके पास आंसर आ जाएगा. इट मीन्स के आपकी जो प्राइस है उसमें कितना चेंज आना चाहिए, या फेयर में कितना चेंज आना चाहिए? फेयर बेसिकली बस फेयर उसकी प्राइस है. फ्रॉम 20 सेंट्स टू 21 सेंट्स. इसको देख लेते हैं कि क्या ये 5% बनता है कि नहीं बनता. इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? चेंज देखते हैं. 20 से 21 तक 1 का चेंज है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस लेते हैं, दैट इज 20, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं. 0 0 से कैंसिल कर दें. 2 1 are 2, 2 5 are 10. तो बिल्कुल 5% ये बन गया. बाकी ऑप्शंस हमें अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. So we found the answer in option A. Now moving to question number 9. A change in the price of a good causes an increase in quantity demand of the good demanded. ठीक है, like प्राइस चेंज से क्वांटिटी डिमांड किसी प्रोडक्ट की बढ़ रही है. कौन सी प्रोडक्ट है वो हमें नहीं पता. What would be the nature of the good and the direction of price change from this to be certain to happen? यानी कौन सी प्राइस में चेंज आना चाहिए, कौन सी नेचर
प्रोडक्ट की होनी चाहिए और कौन सा प्राइस का चेंज होना चाहिए ताकि क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाए। सो इन्फीरियर गुड की एग्जांपल ले लें, इन्फीरियर गुड की प्राइस कम हो तो क्या उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इन्फीरियर गुड की प्राइस राइज करे तो क्या उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। नॉर्मल गुड की प्राइस फॉल करे तो क्या उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। नॉर्मल गुड की प्राइस राइज करे तो क्या उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ भी आंसर हमारे पास काफी क्लियर और ऑब्वियस है कि प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है अगर गुड जो है वो नॉर्मल गुड हो। सो नॉर्मल गुड्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके के केस में डिमांड कर्व वैसे नॉर्मल डिमांड कर्व यानी नेगेटिवली स्लोप बनता है और इनका रिलेशनशिप क्या होता है कि प्राइस अगर कम होती है पी से P1 पे आ जाएगी, क्वांटिटी क्यू से Q1 पे इंक्रीज हो जाएगी। सो फॉल इन प्राइस विल इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड, जो कि यहाँ पे उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दिया हुआ। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 10 says कि a specific tax is placed on, specific tax basically indirect tax होता है जो supply shifter है, placed on each bottle of perfume sold. In the diagram, S is the supply curve before tax and ST is the supply curve after tax. यानी supply left को shift होगी basically. Which area represents that part of represents the that part of the tax revenue paid by the producers? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पूरा टैक्स है कितना, पर यूनिट टैक्स कितना है, कितना कंज्यूमर पे कितना प्रोड्यूसर पे जाएगा। देखिए जो न्यू इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है जो कि डब्ल्यू पे बन रहा है, वहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन करते हैं तो नई क्वांटिटी हमारे पास ये आ जाती है। इस क्वांटिटी पे पर यूनिट टैक्स कितना होगा, दो सप्लाई का उसका जो वर्टिकल गैप होता है। अगर इस क्वेश्चन में पर यूनिट टैक्स हमें फाइंड करना हो, पर यूनिट टैक्स, अच्छा मेरी आवाज पे ज्यादा फोकस करें राइटिंग की बजाय। WT हमारे पास पर यूनिट टैक्स है, या फिर R से Q तक ये भी हमारे पास पर यूनिट टैक्स है, या फिर दूसरी ऑप्शन के R से P तक, सॉरी, और P, RP इज ऑल्सो पर यूनिट टैक्स। टोटल टैक्स फिर कितना होगा, टोटल टैक्स जब हम इसको बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी क्वांटिटी से, तो टोटल टैक्स हमारे पास ये पूरा बॉक्स आ जाता है। रूल ये है कि जो इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस थे उससे ऊपर जो टैक्स की अमाउंट बनी है ये कंज्यूमर्स पे करते हैं और जो नीचे का एरिया ये प्रोड्यूसर्स पे करते हैं। तो ये वाली जो रेक्टेंगल है जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, ये वाली रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स बर्डन है। तो ये कितना बन रहा है, लाइक P से Q तक, और फिर Q से ये पॉइंट U था और ये पॉइंट T। ठीक है, तो ये जो टैक्स है ये बेसिकली प्रोड्यूसर पे जा रहा है। ठीक है, सो अच्छा मेरी ड्राइंग की वजह से लेबलिंग थोड़ी चुप गई थी तो मैं दोबारा से इसको लेबल कर देता हूँ। दिस इज द एरिया ऑफ टैक्स दैट विल बी पेड बाय द प्रोड्यूसर। और ये वाला अगली दफा एग्जामिनर कंज्यूमर को पूछ सकते हैं तो आपको बताना चाहिए ये वाला एरिया कंज्यूमर का जिसको मैं अभी शेड करूँ। अगर टोटल टैक्स एग्जामिनर पूछ ले तो फिर आप ये वाला एरिया बता देंगे, यानी RPTW, ये टोटल टैक्स होगा। और पर यूनिट टैक्स पूछे तो ये वाला बता दें परपेंडिकुलर, या फिर ये वाला परपेंडिकुलर, या जो इनमें से दोनों में से ऑप्शन एग्जामिनर देगा वो आप चूज कर लेंगे। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है। मैंने थोड़ा स्कीम चेंज किया, मैं सारी ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो आई बिलीव कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट तो थंब अप, एंड कमेंट्स में आप बताएं कि आपको समझ आई सही कि नहीं। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं हुई एंड यू वांट टू clear it further, then you may also write in the comment and I'll get back to you as early as possible. So see you. Thank you. Allah Hafiz.